नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन इसका फैसला हालिया है, हाल फिलहाल का है। इसका फैसला अभी 19 मई 2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जयपुर की अदालत से हुआ है। वाकया कुछ यूं था कि जयपुर शहर के थाना करधनी में 2 मई की रात में एक लड़का आया और उसने बताया कि मेरी बहन विनीता के पति दुष्यंत शर्मा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, यानी उनका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने पूछा, ये कैसे पता लगा तुम्हें? तो उन्होंने कहा, साहब ऐसा है, रैंसम की कॉल आई थी, एक लड़की ने कॉल की थी। मेरे बहनोई के पिता श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा को ये कहा गया कि तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए तुरंत भेज दो वरना हम इसे मार देंगे। वो रोए गिड़गिड़ाए, तब तक एक लड़की ने फ़ोन हाथ से छीन लिया, जो रैंसम कॉल कर रहा था उसके हाथ से, और उसने कहा कि पैसा अगर नहीं मिला तो इसकी लाश ही तुमको मिलेगी। मेरे बहनोई के पिता यानी मेरी बहन के ससुर बहुत रोए गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं 3 लाख रुपए अभी मेरे पास हैं, वो ट्रांसफ़र करता हूँ। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? उसने कहा कि दुष्यंत यानी अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3 लाख रुपए बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उससे कहा, पैसा नहीं आया, तुम इसकी रिसीट भेजो। दुष्यंत शर्मा ने रिसीट भी भेज दी। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब तक मेरे बहनोई का कोई पता नहीं है। पुलिस को भी बात गंभीर लगी। पुलिस ने दुष्यंत यानी जिसकी किडनैपिंग हुई थी उसका नंबर, जिस नंबर से कॉल आई थी, वो ये सारी डिटेल उस लड़के से नोट कर ली। तुरंत पहुंची वो पुलिस दुष्यंत शर्मा के घर पर, और दुष्यंत शर्मा के घर पे उनके पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा मिले और उन्होंने भी बताया कि मैंने बड़ी कोशिश की, उसका नंबर मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो शाम को करीब 6 बजे के आसपास वो घर में आया था, घर में घर वालों से बातचीत कर रहा था। अचानक किसी का फ़ोन आया और वो ये कह के निकला कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊँगा। और उसी के तुरंत बाद रात करीब 10:15 बजे के आसपास रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पास दुष्यंत के मोबाइल से ही कॉल आया। दुष्यंत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो ये कह रहा था कि पापा ये मुझे मार देंगे या रेप के केस में फंसा देंगे, आप इनको पैसे दे दो। रामेश्वर प्रसाद इसके पहले की पूरी बात समझ पाते या पूछ रहे थे उससे कि किसको पैसे दे दें, क्या मामला है। एक लड़की ने कॉल करने वाले उस व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया और ये कहा कि दुष्यंत हमारे कब्जे में है, अगले आधे घंटे में 10 लाख रुपए अगर दुष्यंत के अकाउंट में नहीं आए तो हम उसे मार देंगे। इस फ़ोन कॉल से रामेश्वर बहुत घबरा गए। वो लड़की के सामने रोए गिड़गिड़ाए कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन अभी मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये सुनते ही लड़की ने रामेश्वर प्रसाद शर्मा को ज़ोर ज़ोर से बहुत ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके भद्दी भद्दी गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसने कहा, ये 3 लाख तुरंत दुष्यंत के बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। अगले आधे घंटे में रामेश्वर प्रसाद ने, जैसा उसने पुलिस को बताया कि मैंने अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करा दिए, और दुष्यंत के मोबाइल पर कॉल करके उस लड़की को बता भी दिया। उसने व्हाट्सएप पर डिपॉजिट स्लिप मांगी, जो रामेश्वर प्रसाद ने भेज दी। घर का मामला था, बहुत परेशान थे। घर में दुष्यंत की पत्नी विनीता थी। उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है और किडनैपर्स ने ये कहा है कि अगर पुलिस में गए तो इसकी लाश ही मिलेगी, लेकिन विनीता नहीं मानी। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई को ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई है
और भाई फौरन थाने पर पहुंच गया। 3 लाख रुपए जमा करने की रिसीट वो पुलिस को मिल गई। उस समय के जो पुलिस उपायुक्त थे अशोक कुमार गुप्ता, उन्होंने एसीपी पश्चिम रतन सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त आस मोहम्मद, करधनी के एसएचओ अनिल जसोरिया, झोटवाड़ा के एसएचओ गुरु भूपेंद्र सिंह, इन सब लोगों की अलग अलग टीमें बनाई और ये कहा कि देखो, बैंक से फ़ौरन बैंक के बिल्कुल कांस्टेंट टच में रहो, ये पैसा जमा कराया गया है तो ये कहीं न कहीं ट्रांसफ़र ज़रूर होगा या एटीएम से निकाले जाने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच में दुष्यंत शर्मा की कॉल डिटेल से उसकी मोबाइल लोकेशन मिली, सबसे पूछताछ की गई और दुष्यंत की लास्ट लोकेशन जयपुर के ही बजाजा नगर में अनीता कॉलोनी के आसपास आ रही थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी दुष्यंत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दुष्यंत के अकाउंट को मॉनिटर किया जाने लगा। सारी पुलिस फोर्स ने अपना सारा ध्यान उस अकाउंट नंबर को मॉनिटर करने में लगाना शुरू किया। इसी बीच में पुलिस को पता लगा, चूँकि वो बराबर बैंक के अधिकारियों के संपर्क में थे, कि नेहरू उद्यान के पास एटीएम बूथ से किसी लड़की ने 3 बार में 25,000 रुपये निकाले हैं। पुलिस ने 25,000 रुपये निकालने वाली लड़की का पता लगाने का प्रयास शुरू किया, फोटोग्राफ उसकी निकलवाई, बाकी जो अपने यहाँ डाटा रहता है उससे मैच कराने की कोशिश करने लगे। इसी बीच ये पूरा वाक़या 2 तारीख का था और 3 मई की शाम को आमेर थाना क्षेत्र के दिल्ली बाईपास रोड पर नई माता मंदिर के पास सुनसान जगह पर ट्रॉली बैग में एक युवक के लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव पर चोटों के बहुत निशान थे, गला पूरा काटा गया था, हाथ पैर को चुनरी और स्कार्फ से बांधा गया था। पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों को फौरन बुलाया और परिजनों ने पहुंचते ही उसकी पहचान की, वो दुष्यंत की ही लाश थी। अब ये किडनैपिंग का केस नहीं रह गया, जबकि किडनैपिंग में इसकी एफआईआर दुष्यंत की पत्नी के भाई ने लिखाई थी। अब ये खौफनाक मर्डर का केस हो गया। पुलिस को तलाशी के समय में दुष्यंत की जेब से एक चाबी मिली, वो भी एक फ्लैट की लग रही थी। फ्लैट की जो सामान्य चाबियां होती हैं उस तरह की लग रही थी। इधर पुलिस को दुष्यंत के चूँकि पुलिस पूछताछ कर ही रही थी इसके दोस्तों से, यारों से, जिन जिन लोगों से इसकी मोबाइल पे बात हुई थी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही थी, उनको बुलाकर थाने पर बात कर रही थी। इसी कड़ी में दुष्यंत के एक दोस्त महेश ने बताया कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट्स में रहती है। पुलिस टीम ने तुरंत बजाज नगर के अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में दुष्यंत की गर्ल फ्रेंड के फ्लैट पर दबिश दी। पुलिस ने 402 नंबर के इस फ्लैट की जब जांच की तो फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। वहाँ पर 2 लोग मिल गए, एक प्रिया सेठ और दूसरा दीक्षांत कामरा। पूछताछ के बाद खैर पुलिस ने पहले तो पूछा ये खून कहाँ से आया, और फिर वही जो जवाब होता है दाएं बाएं से, हम लोग तो अभी घुसे हैं, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, हम तो बस 2 मिनट पहले ही फ्लैट के भीतर आए हैं। फिर पुलिस ने एक एक करके जब उनको कन्फ्रंट करना शुरू किया, जो कमरे में चीज़ें मिली थी और जो सिचुएशन थी, फिर उनको थाने पर लाया गया, अच्छी मेहमान नवाजी की गई तो पूरी बात खुलकर सामने आ गई कि इन्हीं दोनों ने मिलकर दुष्यंत को किडनैप किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने दुष्यंत को एक ट्रॉली वाले सूटकेस में पैक करके आमेर क्षेत्र में थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा से हुई पूछताछ के बाद ये पता लगा कि इसमें एक तीसरा युवक लक्ष्य वालिया भी शामिल था। लक्ष्य वालिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपनी पूरी डिटेल जांच पड़ताल और हत्या के पीछे के कारणों की जांच जब शुरू की तो ये पता लगा कि प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली है।
इसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं। उसकी माँ भी टीचर है और दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे हैं। फूफा जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे थे। प्रिया का एक और भाई और एक बहन थी। तीनों में सबसे बड़ी प्रिया ने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% अंक हासिल किए थे। पूरा प्रोफेसर्स, टीचर्स या अध्यापकों के इस खानदान में इतने अच्छे नंबर पाने वाली, मतलब 10वीं में 82 और 12वीं में 78% मार्क्स इसके थे, तो लोगों ने ये कहा कि इसको आप जयपुर भेज दीजिए। जयपुर में ये ग्रेजुएशन भी करे और फिर उसके बाद नेट की तैयारी करे, कोचिंग कर ले। नेट क्वालिफाई करके फिर कहीं पर JRF जूनियर रिसर्च फेलो होके 2-3 साल में PhD की डिग्री मिल जाएगी, तो सीधे किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिल जाएगा इसे। और फिर हमारे परिवार में जो ये परंपरा प्रोफेसर्स की चल रही है, ये डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगी। हम लोग तो प्राइमरी के टीचर, फिर इंटर के टीचर, इस तरह से आगे बढ़े हैं। प्रिया जब जयपुर आई तो वो महज 20 साल की थी। प्रिया सबसे पहले यहाँ एक रिश्तेदार के घर रही, फिर उसने मानसरोवर में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जयपुर आने के कुछ वक्त बाद ही पढ़ाई से उसका ध्यान हट गया। उसने रिश्तेदार का घर छोड़ दिया और तभी वो मानसरोवर इलाके में पेइंग गेस्ट बन के रहने लगी। जो रुपए उसको मम्मी पापा भेजते थे, दोनों कमा रहे थे, पैसों की वैसे बहुत ज़्यादा तंगी नहीं थी, लेकिन उन पैसों से वो अपने मनचाहे शौक पूरा करने लगी। धीरे धीरे ये पैसे जो मम्मी पापा के भेजे हुए पैसे थे, वो उसको उसके शौक पूरा करने में आड़े आने लगे या कम पड़ने लगे। वो अमीर युवकों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी। धीरे धीरे वो एहसास हो गया कि वो सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग उससे बात करने के लिए या उसके आगे पीछे दौड़ते हुए नज़र आते थे। तो उस बात को या उस इवेंट को उसने बराबर नोटिस किया और ये मानने लगी कि वो बहुत खूबसूरत है और लोगों से बातचीत करने की उसकी जो क्षमता है वो अद्वितीय है, ऐसा उसका मानना था। फिर उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली और मोबाइल से या दूसरे कैमरे से या फ़ोटो स्टूडियो में जाके भांति भांति के फ़ोटोग्राफ अपनी खिंचवा के वो अपने उस वेबसाइट पर अपलोड करने लगी। धीरे धीरे अमीर लड़के उसके शिकार बनने लगे। इस पूरी प्रोसेस में और सबको बेवकूफ़ बनाकर वो उनसे पैसा वसूलने लगी। प्रिया कई बार दिल्ली और नोएडा भी गई। जयपुर में वो महंगे फ्लैट में रहती थी। महंगी शराब पीना और लग्जरी कारों में घूमना उसकी आदत में शुमार हो गया था। जुलाई 2000 जब कोई इस तरह से बहक जाता है तो बहुत दिन तक वो लोगों की नज़रों से और ख़ासकर पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाता। 2014 में उसे पहली बार श्याम नगर इलाके में देह व्यापार के केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहाँ से छूटी तो 5 महीने बाद ही अपने एक साथी अनिल जांगीर के साथ मानसरोवर इलाके में रजत पथ पर एक ATM तोड़ने की कोशिश में पकड़ी गई। उसमें भी जेल चली गई। इसके बाद 2018 में ही 8 मार्च को वैशाली नगर पुलिस ने गजराज नाम के शख्स को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 7 लाख रुपए लूटने के मामले में या वसूलने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। अच्छा, जब इस पूरी उसकी जर्नी में जब वो बड़े बड़े काम करने लगी, बड़ा नाम होने लगा, तो मुंबई में मॉडलिंग करने वाले श्री गंगानगर के पदमपुर की इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले दीक्षांत कामरा से उसकी मुलाकात हो गई। टिंडर ऐप पर भी वो बहुत एक्टिव थी और वहीं राजस्थान का ही रहने वाला ये लड़का मिल गया। इसके भी सब हाई फाई शौक, मॉडलिंग करता ही था और धीरे धीरे उसके संपर्क में आ गया और ये दोनों ही लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दीक्षांत के पिता भी सरकारी स्कूल में टीचर थे। तीसरा जो मर्डर का आरोपी था लक्ष्य वालिया, मालवीय नगर में तानिश अपार्टमेंट में रहता था। उसकी माँ सेल्स टैक्स विभाग में कर्मचारी थी। पिता की पहले ही मौत हो गई थी।
तीनों आरोपियों प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया से जब डिटेल पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि साल 2018 के फरवरी मार्च महीने में उसका अपने टिंडर ऐप पर दुष्यंत नाम के एक व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ था। बाद में पता लगा कि उसका नाम दुष्यंत है, क्योंकि ऐप पर दुष्यंत ने अपने आप को दिल्ली का विवान कोहली बताया था। और प्रिया सेठ से चैटिंग स्टार्ट हो गई। कुछ समय में दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ घूमने लगे। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली का अरबपति विवान कोहली बता रखा था और उसका रहन सहन भी अमीरों जैसा ही लगता था और चेहरे मोहरे से भी वो वही अमीरियत झलकने वाली बात जो लोग कहते हैं कभी कभी वैसा लगता था। इधर प्रिया का जो लिव इन पार्टनर था दीक्षांत कामरा, उस पर धीरे धीरे बहुत कर्ज होता जा रहा था। मॉडलिंग में उसे काम मिलना बंद हो गया था। घर वालों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था। वो भी इसी के साथ प्रिया सेठ के साथ उसके साथ जब रही रहा तो प्रिया सेठ इसी तरह लोगों से ऐंठ कर उनसे जालसाजी करके या उनको धमका के जो पैसा ऐंठ के ले आती थी, उसी में दोनों का काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे जब विवान कोहली से बातचीत हुई तो दीक्षांत कामरा और प्रिया सेठ ने कहा कि ये आदमी तगड़ा है, मोटा मुर्गा है, इसको फंसाओ तो कुछ दिन के लिए अपनी ये जो तंगी है, बदहाली है, ये दूर हो जाएगी। प्रिया ने 2 मई 2018 को विवान कोहली को, यानी जिसका असली नाम दुष्यंत बाद में पता लगा, उसको बजाज नगर वाले अपने फ्लैट पर बुलवा लिया। दुष्यंत वहाँ पहुँचा तो वहाँ से पहले से मौजूद दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया ने उसे बंधक बना लिया। प्रिया ने कपड़ों की तलाशी ली तो ये बात सामने आई कि वो दिल्ली का विवान कोहली नहीं बल्कि झोटवाड़ा का दुष्यंत शर्मा है। उसके बैंक अकाउंट में भी कुछ 60-70 हज़ार या 80,000 रुपये कुल मिले। एक एक बैंक अकाउंट की जानकारी करके उसको नेट पर देख कर अपने सामने ही उसकी नेट बैंकिंग की आईडी खुलवा कर देखा। सारे बैंकों में कुल मिलाकर उसके पास 50-60 हज़ार रुपये ही थे। माथा पीट लिया दोनों ने, दीक्षांत कामरा, लक्ष्य वालिया और प्रिया सेठ ने, कि ये पूरा प्लान ही चौपट हो गया, फुस हो गया। लेकिन अब आगे किया क्या जाए? इसको अगर छोड़ दिया गया तो फिर लंबे समय के लिए हम लोग जेल चले जाएंगे। ये तय हुआ कि नहीं, अब इसके बाप से मांगो, बाप इसका सरकारी कर्मचारी है, पैसा देगा। तो दुष्यंत के मोबाइल फ़ोन से ही उसके पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा को फ़ोन करके 10 लाख की फिरौती मांगी गई। फिर जैसा FIR में लिखाया गया, बेचारे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवा दिए। इस बीच इन लोगों ने ये सोचा कि इसको मार देंगे, मार के फेंक देंगे और इसी की गाड़ी से हम लोग दिल्ली भाग जाएंगे। और यही किया भी। उसको मार के जो बैग होता है, ट्रॉली बैग, उसमें पैक किया और उसको फेंक दिया जाकर दिल्ली बाईपास रोड पर। और उसके बाद उसकी गाड़ी से ही भागने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने फ्लैट पे दबिश देके दीक्षांत कामरा और प्रिया सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उन्हें देर इसलिए भागने में हो गई कि फर्जी नंबर प्लेट तैयार करा के वो बाज़ार से जब तक ले आते, लक्ष्य वालिया उसको गया था फर्जी नंबर प्लेट तैयार कराने के लिए, और इसी बीच पुलिस की रेड हो गई। और वो जब तक लौट के आता या ये लोग उसी कार से दिल्ली भागने की कोशिश करते, तब तक पुलिस ने सब कुछ, इनका सारा प्रोग्राम फेल कर दिया। और उसके फ्लैट से खून से सनी चादर, कपड़े, बैग, रस्सियाँ और महंगी महंगी शराब की बोतलें भी जब्त कर ली गईं। बहुत ही लग्जरी लाइफ दोनों जीते थे। अकाउंट के और इनके खर्चे के हिसाब किताब से दोनों का महीने भर का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ था। दीक्षांत 80,000 रुपये के जूते, 45,000 रुपये की घड़ी और प्रिया भी 45,000 रुपये के सैंडल्स पहनती थी। हमेशा हवाई सफ़र करती थी। प्रिया और दीक्षांत दोनों ने अपने अपने हाथों में एक दूसरे के टैटू गुदवा रखे थे। दोनों ने, प्रिया ने दीक्षांत का और दीक्षांत ने प्रिया का टैटू अपने हाथ में
गुदवा रखा था। खैर पकड़े गए, ट्रायल हुआ और ट्रायल के घटना के 6 साल बाद अभी 2024 की 19 मई को प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। रामेश्वर प्रसाद के वकील राघवेंद्र पारिक ने बताया कि पुलिस की जांच, एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित बहुत ढेर सारे जुर्म प्रमाणित पाए गए और दुष्यंत शर्मा की हत्या और उसके सबूत को मिटाने के लिए उसका शव आमेर की पहाड़ियों में फेंके जाने पर भी उन आरोप प्रमाणित हुए। और इस तरह से, और ये जयपुर के झोटाबाड़ा में शिवपुरी विस्तार के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद सहकारिता विभाग में नौकरी करते थे। उनका 28 साल का इकलौता बेटा दुष्यंत शर्मा जयपुर में फ्लाई ऐश और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा बिजनेस करता था। रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने अपने बेटे दुष्यंत शर्मा की शादी 2015 में जयपुर की ही रहने वाली विनीता से कर दी थी। विनीता और दुष्यंत से 1.5 साल का एक बेटा भी था। आज की घटना देखिए, माँ बाप प्रोफेसर, बाबा प्रिंसिपल और सभी चाहते थे कि ये 10th और 12th में इतने अच्छे नंबर हैं, ये सीधे किसी यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर हो जाएगी तो हम लोगों के परिवार में जो ये टीचिंग प्रोफेशन की चेन है वो आगे भी बढ़ जाएगी और इसे बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर जल्दी से इसको जयपुर भेजने की तैयारी कर दी। जयपुर भेजा और ये मान के कि वहाँ ग्रेजुएशन करेगी, फिर नेट की तैयारी करेगी, क्वालिफाई करेगी, फिर डॉक्टरेट का एडमिशन जेआरएफ कहीं ले लेगी। 3 साल में ये डॉक्टरेट की डिग्री इसको मिल जाएगी। तब सीधे किसी डिग्री कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगी। माँ बाप कमाने वाले थे, जयपुर भेज दिया, जो पैसा मांगती थी भेजते थे, पर वहाँ पर साथ गलत हो गया, गलत मिल गया साथ इसका और शौक महंगे हो गए, पैसा कम पड़ने लगा। तो अमीर और तब तक उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो बहुत सुंदर है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, वो किसी को भी फंसा सकती है, किसी से भी पैसा वसूल सकती है। इतनी सब जानकारी होने के बाद उसने अरबपति लड़कों को सोशल मीडिया साइट पर बेवकूफ़ बनाना शुरू किया और उनसे पैसे ऐंठने लगी। इसी प्रोसेस में उसे दीक्षांत कामरा भी मिल गया। वो भी राजशाही ठाट से रहता था और मॉडल था मुंबई में। तो दोनों की खूब बनने लगी और दोनों का ही खर्च, दोनों ही बहुत शाह खर्च थे। फिर ज़्यादा पैसे की लालच में अपनी एक वेबसाइट उसने बनाई और अमीर लड़कों से पैसे ऐंठने लगी। टिंडर ऐप पर भी वो एक्टिव हो गई, वहाँ से उसका काम आसानी से चल पड़ा। टिंडर ऐप पर उसे एक लड़का मिला जो प्रिया सेठ से भी 4 हाथ आगे निकला। अपना नाम उसने विवान कोहली बताया। किसी कोहली हेड नेम वाले या सरनेम वाले किसी बहुत लेविश लग्जरी बंगलों के सामने उसने अपनी वीडियो शूट की और ये बताया कि ये मेरा मकान है। किसी होटल के बड़े अच्छे हॉल में उसको बताया कि ये मेरा ड्राइंग रूम है। फिर किसी दूसरे होटल के अच्छे कमरों में या अच्छे सूट्स में ये बताया कि साहब ये मेरा बेडरूम है। और फिर महंगी महंगी कारों के साथ फ़ोटो। बहरहाल उसने चालाक प्रिया सेठ को ये कन्विंस कर दिया कि वो अरबपति आदमी है। तब प्रिया को लगा कि ये बड़ा मुर्गा फंस गया। अब की बार आगे पीछे के छोटे छोटे मुर्गों से होने वाली छोटी छोटी आमदनी से पीछा छूट जाएगा और ये बड़ा मुर्गा मिल गया है। एक ही बार में इतना मिल जाएगा कि अगले 4-6 सालों तक कोई कष्ट नहीं होगा। उसने अपने फ्लैट पर बुलाया। वहाँ जब तलाशी ली तो सारा मामला ही फुस हो गया। वो दुष्यंत शर्मा निकला और अकाउंट में भी कुल लाख रुपए के आसपास ही था। तब उसके पिता से फिरौती मांगी गई और फिर अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। 19 मई 2024 को अदालत ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा तिलस्म है। मतलब बाबू देवकी नंदन खत्री ने जब उपन्यास लिखे होंगे, तिलस्मी उपन्यास जब लिखे होंगे, तो उन्होंने ये
कभी नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया का तिलस्म भरा एक दुनिया आएगी। आज से 100 साल पहले लिखी हुई उनके उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, जिसमें इस तिलस्म का जिक्र किया गया था, दरअसल वो तिलस्म आज सोशल मीडिया पर है। और ऐसे लोग ये सोशल मीडिया के अय्यार हैं। जो सोशल मीडिया पर इस तरह विचरण करते हैं, उन्हें सोशल मीडिया के अय्यारों से सावधान रहना होगा। अगर आप अय्यारों से सावधान न रह पाए या अय्यारों की पहचान न कर पाए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।